नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि उन बच्चों ने जो ब्रीच किया, संसद की सुरक्षा को ब्रीच किया, यह एक मसला है। लेकिन इससे बड़ा मसला इस देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, जिसके कारण यह बच्चे मजबूर हुए और उन्होंने ब्रीच किया संसद की सुरक्षा। निश्चित रूप से यह सवाल जायज भी है और यह जवाब भी जायज है कि आखिर इस सवाल पर क्यों मोदी सरकार आंख मूछे बैठी, क्यों नहीं इसका जवाब देती है। जब हम इसकी बात करते हैं तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन बच्चों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ में एक बात सामने आई कि वो यहां कूदने से पहले वही आत्मदाह करना चाहते थे, यानी अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहते थे। और इसकी उन्होंने प्लानिंग बनाई थी। उन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि किस तरीके से देश का और दुनिया का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई और दूसरी समस्याओं, मणिपुर हो, दूसरी जगह हो, लड़कियां असुरक्षित हो रही, इन सब मुद्दों को लेकर के करना है कि हमारा देश आखिर सोच क्या रहा है। जिन चीजों को, जिन बातों पे हर घर पर में चर्चा होनी चाहिए, उस पर चर्चा नहीं हो रही। कोई हिंदू कर रहा है, कोई मुस्लिम कर रहा है, कोई ईसाई कर रहा है, कोई सिख कर रहा है, कोई जाति के नाम पे मरा जा रहा है, कोई धर्म के नाम पे मरा जा रहा है। रोज ब रोज कत्ल हो रहे हैं, रोज ब रोज लोग मारे जा रहे हैं, बेटियों के साथ यौन शोषण हो रहा है। एक महिला जज यौन शोषण का शिकार होती है, वो आत्महत्या करने की अनुमति मांगती है सुप्रीम कोर्ट से। इससे ज्यादा और शर्मनाक स्थिति क्या होगी। मणिपुर में इतने दिनों से हमारी जिन बेटियों के साथ में, सैकड़ों बेटियों के साथ में रेप हुए, गैंग रेप हुए, नग्न परेड हुई, सब कुछ हुआ, उसके अभी तक सारे मुलजिम नहीं पकड़े गए। आप कल्पना करिए, तमाम केसेस में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तमाम सारी लाशें पड़ी हुई हैं, तमाम सारे लोग तरस रहे हैं कि आखिर कैसे इंसाफ मिलेगा। 60 से अधिक लाशें ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई तक नहीं किया जा सका। आप हालात पर सोचिए, क्या दशा है। लाखों लाख लोग जो है बेघर हुए पड़े, दो टुकड़े में मणिपुर जो है बट गया है। और जो हालात है उसके बाद में हम कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में। किन सुरक्षित हाथों में? जहां न महिलाएं सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है, न देश की सीमाएं सुरक्षित, न हालात सही है, संसद भी सुरक्षित नहीं है। और हम कहते हैं सुरक्षित है। सुरक्षित इस स्थिति में कि मणिपुर के बाद में मालदीव जैसे जगह से, नेपाल जैसी जगह से हमें आंखें दिखाई जाती। मालदीव ने हमारी सेना के जो कुछ लोग वहां तैनात थे उन्हें वापस भेज दिया और अब उसके बाद में हमारा जो विशेष समझौता था उनके साथ वो भी तोड़ दिया। कल्पना करिए किस स्थिति में हम आ गए। तमाम सारे वो घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद हम कहते हैं हम पीओके लेंगे, हम कश्मीर में ये करें। कश्मीर बिलख रहा है, इतने सालों से 5 साल होने जा रहे हैं और हुजूर वहां इलेक्शन नहीं हुआ है। कहा जाता है 1 साल से अधिक आप इमरजेंसी नहीं लागू रखेंगे, लेकिन उसके लिए तमाम जो है बैकडोर रास्ते निकाले गए और यह बात सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नरीमन ने कही। उन्होंने कहा कि किस तरीके से साजिश रची गई और इस साजिश कोई और नहीं रच रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री रच रहे थे, नरेंद्र मोदी रच रहे थे। उस साजिश रचते हैं, वो सब कुछ करते हैं और उसके बाद कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में। हालात क्या है? महंगाई की दशा लगातार बढ़ती जा रही। जो महंगाई की हालत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
और अब रिपोर्ट आती है कि मौसम का जिस तरीके से तकाजा है और उन सबकी स्थितियों में आने वाले समय में 15% के करीब और महंगाई हो जाएगी। चाहे खाने पीने का कोई भी सामान, सब महंगे हो जाएंगे। यह दशा है। इसके बाद हम ध्यान भटकाने के लिए कभी धीरज प्रसाद साहू पे ले जाते हैं, जो राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस के, कि साहब उनके पास से जो है 350 करोड़ रुपया बरामद हो गया। उनका बयान आ चुका है कि आप दिखा दीजिए इनकम टैक्स या किसी के रिकॉर्ड में कि धीरज प्रसाद साहू के पास से एक भी रुपया बरामद हुआ है। इस रुपए की जो बरामदगी की बात कह रहे हैं, कैश की बरामदगी की बात कर रहे हैं, वो पारिवारिक बिजनेस है, जो उस बिजनेस के प्रतिष्ठानों से बरामद किया गया है। और जो बरामद किया गया है वो बिजनेस है, 110 साल पुराना बिजनेस है, और उस बिजनेस का ये पैसा है। तो स्वाभाविक सी बात है, उसका हिसाब हम जहां पर भी अथॉरिटी है उसका देंगे कि ये पैसा कौन सा है और क्या है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से खबर आई है कि उनसे बरामद हुआ पैसा उन्हें वापस लौटाया जाएगा। यानी धीरज प्रसाद साहू जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उनके प्रतिष्ठानों से जो 350 करोड़ रुपया बरामद होने का बड़ा 10 दिन तक रेड चलाने का और तमाम ड्रामे किए गए थे, वो पैसा वापस उन्हें किया जाएगा, क्योंकि वास्तव में वो टैक्सेस पैसा है, वो कहीं पर भी गलत पैसा नहीं। समझ गए आप? क्योंकि आपका ध्यान भटकाना था, आपको तमाम सारी चीजों से वो करना था और कांग्रेस को बदनाम करना था, इसलिए ये किया गया, जिससे आप चर्चा न करें कि कौन से कानून बदल दिए गए और कौन से नए कानून इंपोज किए जा रहे हैं। चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को गुलाम बनाने का कानून पास कर दिया गया। और उसके बाद अब जो आईपीसी, सीआरपीसी और इन सब में जो एविडेंस एक्ट में संशोधन किया गया, जिसे क्रिमिनल मेजर एक्ट कहा जाता था, उसको एक अलग ढंग से बना करके और उसमें किस तरीके से भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार छीनने का काम किया गया है, वह उससे आपका ध्यान भटकाना था कि आप मौलिक अधिकारों की बात ना करें, क्योंकि मौलिक अधिकारों की संरक्षा का काम जिसका है वह भी गुलाम हो चुका है। ऐसी स्थिति में तमाम सारे सवाल, संवैधानिक संस्थाएं हमारी गुलामी की तरफ जा रही हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी गुलामी की तरफ जा रहे हैं, और इन सब दशाओं में जस्टिस कौल की बात समझ में आती है। वो कहते हैं कि जब संवैधानिक संरक्षा में बैठे लोग ही अपने पद और सारी चीजों गरिमा के अनुसार इंसाफ ना करें, तो प्रशासनिक अधिकारियों से क्या उम्मीद करें। बिल्कुल सही बात। तमाम संवैधानिक पदों पे बैठे लोग, चाहे राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, स्पीकर का हो, प्रधानमंत्री का हो, गृह मंत्री का हो, अपने ही दायित्वों का पालन नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री हो और दूसरे हो, नफरत फैलाने की बात करते हैं, और संविधान की शपथ लेकर जब वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या दूसरे पदों पर बैठते हैं तो कहते हैं जाति धर्म किसी चीज का भेद नहीं होगा। और आप जब पद पे बैठते हैं तो उसी आधार पे भेद करने की बातें, भाषण सब कुछ देते। अब पूछिए, कन्हैया लाल के कातिलों को कह रहे थे ना इंसाफ की बात कि 24 घंटे में देंगे, शायद उससे ज्यादा हो चुका है जीते हुए। उठाइए, दे दीजिए फांसी। कह रहे थे ना चुनाव जीतना है, इसके लिए करना है, नफरत फैलानी है और न जाने क्या क्या करना है। और जब यह सब हो रहा हो तो सवाल तो उठता है, लाजिम है कि इस तरह के हालात क्यों? क्योंकि सब चीजों से ध्यान हटका करके और क्या होगा, आज सभी मीडिया समूहों में कैसे अधिक से अधिक नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों का कब्जा कराया जाए, इसकी पूरी साजिश चल रही।
जिस तरीके से अंबानीज की को तमाम सारे मीडिया हाउसेस बिकवा दिए गए, कब्जा करा दिए गए, उसी तरीके से अडानीज को तमाम सारे मीडिया हाउस कब्जा करा दिए गए, और अब अडानी को आईएनएस को भी दिलवा दिया गया औने पौने दाम पे। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मीडिया पे कब्जा होगा तो एक गोदी मीडिया इंप्रेशन बनाता है। मीडिया को इसीलिए गुलाम बनाया गया, सबसे पहला गुलाम मीडिया को ही बनाया गया, और मीडिया के बाद सबको बनाते चले गए, जिससे कि हम कुछ भी करें, हमारे गंदगी को साफ करने का जिम्मा मीडिया का, उसे जस्टिफाई करने का जिम्मा मीडिया का। वो बताता घूमेगा कि हाँ साहब बहुत अच्छा हुआ, बहुत ये हुआ, सब कुछ मनमानी हो रही, और वो मनमानी एक जगह नहीं हो रही, वहां से लेके न्यायपालिका तक सब जगह मनमानी हो रही। तो मनमानी का खेल चल रहा है, कानून खत्म हो जाते हैं उस जगह। इस तरह की दशा है, और जब इस तरह की दशा हो तो स्वाभाविक सी बात है, आप समझ सकते हैं। राफेल डील के मामले में फ्रांस से कहा जाता है कि साहब भारत सरकार हमारी जांच में मदद करने को तैयार। क्यों? यदि आप घोटालेबाज नहीं है तो आप करिए, मदद कीजिए, लेकिन साहब आप नहीं करेंगे, यह दशा होती। तो इस तरह की स्थिति है, और बाकी पड़ोसी देश आपको आंखें दिखाई रहे हैं। आप पीओके की बात करते रहिए। आज हमारे लिए वो सौभाग्यशाली दिन है जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया था, दुनिया का भूगोल बदल दिया था, एक नए देश को पैदा कर दिया था, और उस देश का नाम था बांग्लादेश। विश्व युद्ध के बाद में दुनिया का एक पहला आत्मसमर्पण था जब पाकिस्तान की 93,000 सेना ने हमारे सैन्य अफसरों के सामने सरेंडर किया, अपने हथियार सौंपे थे। इतना बड़ा समय जनरल नियाजी ने मत्था टेक दिया था। आप सोचिए, हिंदुस्तान ने झंडा फहरा दिया था, तिरंगा, वह हिंदुस्तान है। और यह स्थिति तब थी जब अमेरिका लगातार धमकी दे रहा था। राष्ट्रपति निक्सन ने कह दिया कि हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा 7वां नहीं, 700वां बेड़ा भेज दीजिए। भारत किसी से डरने वाला देश नहीं। और श्रीमती गांधी ने सबसे लड़ते हुए यह करके दिखाया था। वह लौह महिला ऐसे नहीं कहलाती, आयरन लेडी ऐसे नहीं कहलाती। उन्होंने जो किया वो कर पाना किसी के बूते की बात नहीं थी। जब भारत आजाद हुआ, 662 रियासतें जो थी, उन रियासतों को भारत में जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, यह एक बड़ा विषय था। और उस स्थिति में जोड़ने के लिए जब चल रहा था तो तमाम हिंदू राजा पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार थे स्वार्थ में। आप सोचिए, और तमाम मुस्लिम राजा भारत के साथ आ रहे थे। तो उस स्थिति के बाद किस तरह से सबको काबू किया गया, किस तरीके से काबू करके भारत में मिलाया गया, बहुत सारी चीजें। और इन तमाम सारी बातों के बाद में आखिरी बात यह कि जब सबको मिलाया गया तब भी उनके राजे रजवाड़ों को एक अधिकार दिया गया था, जिससे कि वो मिले एक समझौते के तहत कि हाँ आप अपनी सेना रख सकते हैं, आप अपना छोटा सा ये कर सकते हैं, आपको सलामी मिलेंगी, आपको सब कुछ मिलेगा रहेगा, आप बस मिल जाइए भारत से। यही स्थिति थी। इसी तरह की शर्तें कश्मीर के मामले में भी थी। और मिलने के बाद धीरे 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 अधिकार छीने जाते रहे। निश्चित रूप से छीने जाने चाहिए। अनुच्छेद 370 भी यही, उसकी तमाम जो क्लॉजेस थे वो खत्म किए जा चुके थे, चंद बचे थे, उनमें से 3 क्लॉजेस आपने खत्म कर दिए और कहते हैं 370 खत्म कर दी। क्या कभी 370 खत्म हुई है या खत्म हो सकती है? जब 370 खत्म करेंगे तो कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं रहेगा। राष्ट्रपति को जो अधिकार मिला, जिस अधिकार के तहत उन्होंने किया, वो भी अनुच्छेद 370 देता है।
तो इसलिए जानने की जरूरत है। तो झूठ और नफरत का खेल चलता है। तो आज श्रीमती इंदिरा गांधी को बारंबार नमन करते हुए मैं यही कहता हूं, ऐसी महिला जब हमारी प्रधानमंत्री होती है तो दुनिया में हमारी जो है एक सम्मान बढ़ता है। उन्होंने अमेरिका से लड़कर बांग्लादेश को न सिर्फ मान्यता दिलाई, एक देश के तौर पर स्थापित किया, और आज बांग्लादेश इतना सक्षम है कि हिंदुस्तान में जो हम बनारसी साड़ी कहते हैं वो बनारस में नहीं, बांग्लादेश से बन के आ रही। तमाम सारे हमारे रेडीमेड के कपड़े बांग्लादेश से बन के आ रहे, दुनिया में वो निर्यात कर रहा है, और हमारे तमाम हिंदू व्यापारियों को वहां पर काम करने का अवसर मिला है। तो यह दिया है कांग्रेस ने, यह दिया है श्रीमती गांधी, क्योंकि उन्होंने नैरेटिव बनाने पे काम नहीं किया, अपने प्रचार के लिए काम नहीं किया, उन्होंने श्रेय नहीं मांगा, उन्होंने किया। उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए किया, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके वो पैसा देश में लेके आए, अपनी जेब में नहीं लेके गए। मारुति जैसी कंपनी जो खुद की कंपनी थी संजय गांधी की, उसे भारत सरकार को दे दिया। सोचिए आप, इतना बड़ा दिल हो सकता है किसी का, अपनी कंपनी दे दी। और उसके बाद श्रीमती गांधी ने तमाम राजे रजवाड़ों के प्रीवी पर्स और जो विशेषाधिकार थे खत्म किए, और भारत के हर नागरिक के बराबर उन्हें लाके खड़ा कर दिया। यह स्थिति करके दी। जिस तरीके से धीरे धीरे जमींदारी प्रथा और सब कुछ खत्म करके पंचायती राज दिया गया, सब कुछ दिया गया, इसके बाद लोग जब कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, तो शर्म आती है वो उन लोगों पे जो ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने यदि नहीं देखा 70 साल में क्या हुआ कि यह वही देश है जिस देश में सुई नहीं बनती थी, और पंडित नेहरू जब छोड़ के गए तो जहाज भी बन रहे। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा यदि संघियों को उस दशा का आजाद भारत मिला होता तो वो हाथ पांव जोड़ करके वापस कर देते अंग्रेजों को, और कहते हैं हम गुलाम बन के रहेंगे आपके, क्योंकि हम नहीं कर सकते, नहीं चला सकते। यह तो नेहरू का अपना बूता, उनका ओरा था, उनकी समझ थी, उस बूते हम खड़े। इसीलिए उन्होंने रोजगार पर सोचा, इसीलिए उन्होंने देश के तमाम समस्याओं पर सोचा, बेरोजगारी महंगाई पर सोचा, लोगों को कैसे सक्षम बनाया जाए उस पर सोचा, देश को कैसे सशक्त और सक्षम आत्मनिर्भर बनाया जाए उस पर सोचा। हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति और तमाम सारी आयुध क्रांति, औद्योगिक क्रांति, तमाम सारी चीजें करी। इस देश में तमाम बांध बनाए, तमाम सारी चीजें बनाई जिससे आपको और हमें रोटी मिल सके, पानी मिल सके, हम अच्छी हवा ले सकें और सब कुछ ले। पर्यावरण से लेके हर बारे में सोचा। एक शहर बनाया, चंडीगढ़ जैसा मॉडर्न सिटी उस जमाने में बनाया, और सोचा तो साहब उसके साथ में एक आर्टिफिशियल मैन मेड जंगल भी बनाया जिससे यहां का पर्यावरण कभी खराब ना हो। मैन मेड झील बनाई जिससे यहां पर कभी भी यह स्थिति ना आए। यह सोच होती है, इसे विजनरी प्राइम मिनिस्टर कहते। तो साहब एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर था, और एक प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, झूठ बोलता है, हर बात पे बोलता है। सरदार पटेल के मामले में बोला, झूठ बोला कि वो पंडित नेहरू सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे, जबकि वास्तविकता यह है कि वो वहां गए ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी जो यात्रा थी उसमें पूरा शामिल हुए, और तमाम सारी चीजें रही, भाषण दिया, राष्ट्रपति भी गए और सब कुछ। इसी तरीके से वो झूठ बोलते हैं। आज भी जब इंदिरा गांधी को सलाम करने की बारी थी तो एक शब्द नहीं निकला। यानी कितना छोटापन है। ये छोटापन बताता है कि किसी बड़े पद पर यह छोटा व्यक्ति बैठ जाए तो वो बड़ा नहीं हो जाता। इस बात को समझने की जरूरत। तो एक विजनरी था, एक छोटा सोचने वाला व्यक्ति, यह अंतर है। और इसीलिए देश गर्त में जा रहा है, इसीलिए बच्चे आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं, इसीलिए बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिससे आपका ध्यान वास्तविक समस्या की ओर आकर्षित कर सके।
अब आप कितना देख पाते हैं ये आपकी मर्जी। जय